तो दोस्तों स्क्विड गेम का तीसरा और आखिरी सीजन रिलीज हो गया है। नेटफ्लिक्स का ये साउथ कोरियन ड्रामा सबकी उम्मीद से बहुत बेहतर निकला। इस सीरीज की स्टोरी मजेदार तो है ही, इसी के साथ यहाँ लालच और इंसानियत के बारे में भी अच्छी तरह बताया गया है। इस तीसरे सीजन के खेल अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं और यहाँ सबकी जान दांव पे लगी है। अगर आप इस बेहतरीन टीवी शो को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं स्क्विड गेम सीजन 3 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले सीजन में हमने देखा था कि सोंग गी हुन उन गेम्स को बंद कराने के लिए वापस उसी जगह पे गया था जहां 3 खेल पूरे होने के बाद वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर बगावत करना शुरू करता है। लेकिन आखिर में उसके ज्यादातर साथी मारे जाते हैं क्योंकि फ्रंटमैन यानी इन्होंने उसकी टीम में शामिल होकर सबको धोखा दिया था। फिर वहां के वर्कर्स सभी विद्रोही लोगों को मार देते हैं, लेकिन फ्रंटमैन ने गिहुन को जिंदा रखा था और वो उसे बेहोश करके वापस गेम हॉल में बाकी प्लेयर्स के पास भेज देता है क्योंकि इन्हों ये साबित करना चाहता था कि गिहुन जिन लोगों के लिए लड़ रहा है वो बचाने लायक नहीं है। फिर जब गिहुन को होश आता है तो उसे काफी पछतावा होता है और वो उन वर्कर्स को खुद को मारने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे जिंदा रखते हैं और हथकड़ी से बांध देते हैं ताकि वो सुसाइड न करे। दूसरी तरफ नोएल नाम की एक वर्कर लड़की जो कि हारने वाले प्लेयर्स को मारने का काम करती थी, वो एक विद्रोही प्लेयर ग्योंग सॉक को जिंदा छोड़ देती है क्योंकि वो आदमी उसकी पहचान का था और उसकी छोटी बच्ची बहुत बीमार थी। इसीलिए वो ग्योंग सॉक को मरने की एक्टिंग करने बोलती है और उसे लेकर वो ऑपरेशन रूम में जाती है जहां कुछ वर्कर्स मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन निकालकर बेचते थे। नोएल वहां बाकी वर्कर्स को मार देती है और एक डॉक्टर से ग्योंग सॉक का इलाज करवाती है। फिर वो उस डॉक्टर को मार के उसके कपड़े ग्योंग सॉक को पहनाती है और उसे वर्कर रूम में रहने भेज देती है ताकि सही मौका देख के वो उसे वहां से बाहर निकाल सके। इस सबसे दूर इन्हू का भाई जुनहो अपने साथियों के साथ उस आइलैंड को ढूंढ रहा था। पिछले सीजन में हमने देखा था कि वो आदमी कैप्टन पार्क जिसने जुनहो को मरने से बचाया था और वो अपनी नाव से उसके साथ आइलैंड ढूंढ रहा था, वो असल में उन गेम वालों के साथ ही मिला हुआ था और उसने एक ड्रोन ऑपरेटर को मार दिया था ताकि वो लोग उस आइलैंड को ढूंढ ना पाए। पर अब जुनहो के दोस्त वू सॉक को कैप्टन पार्क पे शक हो गया था, इसलिए जब वो लोग एक नए ड्रोन ऑपरेटर को लेने के लिए कहीं रुकते हैं तो वू सॉक वो नाव से उतर के कैप्टन पार्क की इंक्वायरी करने चला जाता है। दूसरी तरफ वो आइलैंड पे अगले गेम से पहले फिर एक बार वोटिंग होती है। पिछली रात प्लेयर्स की लड़ाई और वो बगावत में 35 लोग मारे गए थे और अब उस खेल में 60 खिलाड़ी बचे थे, जिससे इनाम की रकम काफी बढ़ गई थी। लेकिन अब भी लोगों का लालच और ज़रूरतें ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए 41 लोग गेम के पक्ष में वोट डालते हैं और 18 लोग गेम के खिलाफ। पर गिहुन वोट नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी दुखी था और वो उन गेम वालों से हार मान चुका था। तभी उसे ये पता चलता है कि देहो नाम का एक लड़का जिसने पहले खुद को एक सोल्जर बताया था और विद्रोह में उनका साथ दिया था, वो असल में कोई सोल्जर नहीं है। और लड़ाई के वक्त जब वो गन्स की मैगजीन लेने हॉल में आया तो वो डर के मारे वहीं रुक गया, इसीलिए बाकी लोग वो जंग हार गए। इसकी वजह से गिहुन उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वहाँ चौथा गेम अनाउंस होता है जो था हाइड एंड सीक। इस खेल के लिए सभी लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, टीम रेड और टीम ब्लू, और उन सबको एक भूल भुलैया में डाल दिया जाता है जहां रेड प्लेयर्स को ब्लू प्लेयर्स ढूंढकर उन्हें मारना था। इसलिए टीम रेड के सभी लोगों को एक एक चाकू दिया जाता है और ब्लू टीम वालों को अलग अलग चाबी दी जाती है जिससे कि वो उस भूल भुलैया के कमरों में छुप सके और सही दरवाज़ा ढूंढकर बाहर निकल सके। इस गेम को जीतने के लिए ब्लू टीम वालों को जिंदा रहना था और रेड टीम के हर मेंबर को कम से कम एक ब्लू प्लेयर मारना जरूरी था। इस खेल में गिहुन रेड टीम में चला जाता है और देहो ब्लू टीम में, और क्योंकि अब गिहुन के पास चाकू था इसीलिए वो अपना बदला लेने के लिए देहो को ढूंढने लगता है। इसके अलावा ब्लू टीम में जुनही नाम की एक लड़की थी जो कि प्रेग्नेंट थी और अब इस गेम के बीच में ही उसकी डिलीवरी का वक्त आ जाता है। तब ह्यूजू नाम का एक ट्रांसजेंडर और ग्योमजा नाम की एक बूढ़ी औरत जुनही को रेड टीम वालों से बचाते हैं और उसका बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं। जुनही को वहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसके बाद ह्यूजू को उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन तभी म्यूंगी नाम का एक लड़का उसे मार डालता है। म्यूंगी असल में जुनही का बॉयफ्रेंड था और उस बच्ची का बाप, जो कि बहुत लालची और मतलबी था, इसलिए जुनही उससे दूर रहती थी। म्यूंगी इस गेम में एक ब्लू प्लेयर को मार के पास हो गया था, लेकिन इनाम बढ़ाने के लिए
वो और भी लोगों को जबरदस्ती मार रहा था। इसी चक्कर में उसने ह्यूजू को मार दिया, इसीलिए जुनही उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद ग्योमजा और जुनही को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे ग्योमजा का बेटा आ जाता है जो कि बहुत कमज़ोर था और वो रेड टीम में होकर भी किसी को मार नहीं पाया था, जिससे अब वो खुद एलिमिनेट होने वाला था। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जुनही को मारने की कोशिश करता है। तब ग्योमजा अपने ही बेटे को मार डालती है। उधर गेहूं को देहो मिल जाता है, पर वो उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन फिर जब देहो उसे मारने लगता है तब गेहूं को अपनी जान बचाने के लिए उसे मारना पड़ता है। इससे वो पास हो जाता है, लेकिन मरते वक्त देहो ये बोलता है कि सारी गलती गेहूं की है, क्योंकि उसका बगावत वाला प्लान बेकार था और उससे कई लोग मारे गए। ये सुनकर गेहूं को अब खुद पे गुस्सा आता है और वो अपने चाकू से मरने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। फिर ये गेम का टाइम पूरा हो जाता है और जो रेड प्लेयर्स किसी को मार नहीं पाए थे उन्हें गार्ड्स एलिमिनेट यानी ख़त्म कर देते हैं। इस खेल में 35 लोग मरे थे और अब वहाँ 25 प्लेयर्स बचे थे। इसके बाद अगले गेम के लिए वोटिंग होती है, जहाँ ग्योमजा सबको समझाने की कोशिश करती है कि वो ये गेम अब बंद कर दे ताकि जुनही और उसकी बेटी सही सलामत वहाँ से निकल सके। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और ज़्यादातर लोग खेल जारी रखने का फैसला करते हैं। तब रात के वक्त ग्योमजा गेहूं को बोलती है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो खुद को दोष न दे और जुनही और उसके बच्चे को बचाने में मदद करे। लेकिन गेहूं अब काफ़ी टूट चुका था, इसीलिए वो कहता है कि वो किसी को बचा नहीं सकता। ये सुनकर ग्योमजा बहुत उदास हो जाती है और वो रात में आत्महत्या कर लेती है, जिससे वहाँ अब 24 प्लेयर्स ही बचते हैं और इनाम के पैसे फिर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ नोएल ग्योंगसॉक को बाहर निकालने के लिए उन वर्कर्स के इंचार्ज यानी एक ब्लैक सूट वाले ऑफिसर के पास जाती है और उसे गन दिखाकर बोलती है कि वो 2 लोगों को आइलैंड से बाहर निकलने के लिए एक बोट दे। और क्योंकि अब उस आइलैंड पे सभी वीआईपी यानी ओइल नाम के बिजनेस पार्टनर गेम को लाइव देखने के लिए वहां आ गए थे, इसीलिए उनके सामने कोई तमाशा ना हो, ये सोचकर वो ऑफिसर नोएल और ग्योंगसॉक को बाहर की ड्यूटी और एक नाव दे देता है। लेकिन उस गेम का ये रूल था कि प्लेयर्स को वहां बेहोश करके लाया और वापस भेजा जाता था, ताकि उन्हें वो आइलैंड की लोकेशन पता ना चले और कोई भी अपनी मर्जी से भाग नहीं सकता था। इसीलिए वो ऑफिसर उन दोनों पे नज़र रखता है और बाद में नोएल को कॉल करके बोलता है कि उसे ये पता चल गया है कि वो किस प्लेयर की मदद कर रही है और अगर वो दोनों वापस नहीं आए तो बाद में ग्योंगसॉक और उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। नोएल ये समझ गई थी कि जब तक उस गेम सेंटर पे प्लेयर्स का रिकॉर्ड मौजूद है तब तक वहाँ से कोई बच नहीं सकता, इसीलिए वो ग्योंगसॉक को नाव लेकर आगे भेज देती है और खुद उसका रिकॉर्ड मिटाने के लिए आइलैंड पे वापस आ जाती है। उधर वूसॉक कैप्टन पार्क की छानबीन करते हुए उसके घर पहुंच जाता है, जहां उसे कैप्टन पार्क और वो रिक्रूटर की फोटो दिख जाती है जो कि गेम में लोगों को भर्ती करता था और उसी आदमी ने वूसॉक के बॉस को मारा था। इसके बाद वूसॉक को उस घर के आंगन में बहुत सारे पैसे और एक पिंक यूनिफॉर्म मिलता है जो कि उस गेम के वर्कर्स पहनते थे, मतलब कैप्टन पार्क भी उन्हीं लोगों में से एक था। वूसॉक जब ये बात जुनहो को बताने की कोशिश करता है तभी वहाँ पुलिस वाले आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि वो दूसरे के घर में घुसा था। तब वूसॉक पुलिस को ये समझाने की कोशिश करता है कि कैप्टन पार्क एक बहुत बड़ी गैंग का आदमी है जो लोगों से खतरनाक खेल खिलवाकर उन्हें मार देते हैं। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और वो कैप्टन पार्क को कॉल करके ये बता देते हैं कि उसके घर में वूसॉक नाम का एक आदमी घुसा था जो उसके बारे में अजीब बातें कर रहा है। ये सुनकर कैप्टन पार्क समझ जाता है कि अब उसका राज खुल गया है और ऐसे हालात में फ्रंटमैन ने उसे सबको मारने का ऑर्डर दिया था, इसलिए कैप्टन पार्क उस बोट के कई लोगों को मार डालता है। लेकिन इसी बीच वूसॉक पुलिस से अपना फ़ोन छीनकर जुनहो को सच्चाई बता देता है, इसलिए वो बच जाता है और वो कैप्टन पार्क को मार देता है। अब उस नाव पे सिर्फ जुनहो और उसका एक साथी बचा था। फिर जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें 2 छोटी बोट नजर आती है, जिनमें से एक पर ग्योंगसॉक था और दूसरी पे वो गेम के वर्कर्स जो कि ग्योंगसॉक को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तब जुनहो उन वर्कर्स को मार के ग्योंगसॉक को बचा लेता है और उससे वो आइलैंड का पता पूछता है। दूसरी तरफ गेम सेंटर पे 5वां खेल शुरू होता है, जिसमें सब लोगों को 20 मिनट में रस्सी कूदते हुए एक ब्रिज पार करना था जो कि बीच से टूटा हुआ था। इस खेल में पुल से गिरने वाले या टाइम पर उसे पार नहीं करने वाले लोगों का मरना तय था। इधर गेहूं जो कि अब किसी की मदद नहीं करना चाह रहा था, वो ग्योमजा की खुदकुशी देखकर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने को तैयार हो जाता है, यानी वो जुनही और उसकी बेटी को बचाने की कसम खा लेता है। फिलहाल जुनही के पैर में चोट लगी थी,
इसलिए उसका वो खेल जीतना बहुत मुश्किल था। तब गीहुन उसे बोलता है कि वो ब्रिज पार करने में उसकी मदद करेगा, इसलिए वो कुछ देर के लिए बेबी को वहीं छोड़ दे। उधर वो वीआईपी खेल को मज़ेदार बनाने के लिए ये ऑर्डर देते हैं कि जुनही के बच्चे को भी वो गेम्स खेलने होंगे, मतलब वो पुल पार नहीं करने पर उस बच्ची को मार दिया जाएगा। तब गीहुन ये फैसला करता है कि वो पहले बेबी को लेकर ब्रिज पार करेगा और बाद में जुनही को लेने वापस आएगा। म्यूंगी ये सब चुपचाप देख रहा था और वो अपनी जान बचाने में लगा था। फिर सबसे पहले गीहुन उस बच्ची को लेकर वो पुल पार कर लेता है और बाद में सब लोग उस पर चढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसे पार कर पाते हैं और बाकी लोग मर जाते हैं क्योंकि वो गेम बहुत मुश्किल था। ऊपर से इनाम के पैसे बढ़ाने के लिए प्लेयर्स एक दूसरे को नीचे धकेल रहे थे। इस चक्कर में बहुत टाइम निकल जाता है, पर गीहुन अब भी जुनही को बचाने के लिए वापस जाना चाह रहा था, लेकिन वो उसे रोक देती है क्योंकि अब उसका बचना नामुमकिन था और जुनही को ये यकीन था कि उसके मरने के बाद गीहुन उसके बच्चे को संभाल लेगा। इसीलिए वो उसे वापस नहीं आने देती और पुल पर चढ़ने के बदले नीचे कूद जाती है, जिससे वो मर जाती है और अब वहाँ 24 में से सिर्फ 8 ही प्लेयर बचते हैं। इसी दौरान नोएल वो ऑफिसर के पास जाती है और उसे बंदूक की नोक पर कंप्यूटर से ग्योंगसॉक का रिकॉर्ड डिलीट करने बोलती है, जो कि वो कर देता है। इसके बाद नोएल उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वो ऑफिसर बोलता है कि एक और जगह है जहां सभी प्लेयर्स का फिजिकल रिकॉर्ड यानी पेपर डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। वो जगह थी फ्रंटमैन का रूम, जहां सिर्फ वो ऑफिसर ही जा सकता था। इसलिए नोएल उसके सहारे वो कमरे में पहुंच जाती है, पर वहां वो ऑफिसर उससे लड़के उसे घायल कर देता है। तब नोएल उसे एक गन से मार देती है और फिर वो डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाकर सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड जला देती है। दूसरी तरफ जुनहो और उसके साथी को ग्योंगसॉक की मदद से वो आइलैंड मिल जाता है, पर क्योंकि कैप्टन पार्क ने उनकी टीम को मार दिया था, इसलिए अब जुनहो अकेले ही वहां जाने का फैसला करता है और निकलने से पहले वो कोस्ट गार्ड यानी सी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। दूसरी तरफ वो गेम सेंटर में वीआईपी और फ्रंटमैन ये फैसला करते हैं कि अब जुनही की बेटी को उसका नंबर देकर एक प्लेयर बनाया जाए, जिससे वहां 8 के बजाय 9 प्लेयर्स हो जाते हैं। ये बात जब बाकी लोगों को बताई जाती है तो सब इसका विरोध करते हैं, क्योंकि एक प्लेयर के बढ़ने से उनके इनाम के पैसे कम हो गए थे। इसलिए वो सब लोग गीहुन से उस बच्ची को छीनकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वर्कर्स उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं कि अब से गेम के बाहर कोई भी एक दूसरे की जान नहीं ले सकता। इसलिए वो रुक जाते हैं। अब तक वहाँ 5 गेम्स हो चुके थे और अब छठवां यानी आखिरी गेम बचा था। उससे पहले सभी बचे हुए प्लेयर्स को अच्छे कपड़े और बढ़िया खाना दिया जाता है। इसी दौरान वहाँ आखिरी वोटिंग भी होती है, जिसमें फिर से गेम खेलने वालों की मेजोरिटी थी। फिर वो वर्कर्स सभी लोगों को अगले गेम का एक हिंट देते हैं। उस गेम में वो लोग अपनी मर्जी से कोई भी 3 प्लेयर को एलिमिनेट कर सकते थे और बाकी लोग इनाम लेकर घर जा सकते थे। इसलिए वहाँ मौजूद 6 प्लेयर्स आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें म्यूंगी भी शामिल था। और ये 6 लोग अगले खेल में गीहुन, उस बच्ची और एक कमजोर लड़के मिंसू को मारने का फैसला करते हैं। फिर वो सभी प्लेयर्स खा पी के सो जाते हैं, क्योंकि छठवां गेम अगले दिन होने वाला था। लेकिन गीहुन उस बच्ची की सुरक्षा के लिए सोता नहीं। तब आधी रात को फ्रंटमैन गीहुन को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और वो उसे एक चाकू देकर बोलता है कि वो बाकी प्लेयर्स को नींद में ही खत्म कर दे, ताकि अगले दिन वो लोग गीहुन और बेबी को मार ना पाए। और क्योंकि आखिरी गेम सिर्फ 2 लोगों में खेला नहीं जा सकता था, इसीलिए वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा और गीहुन उस बच्ची को लेकर वहाँ से जिंदा निकल पाएगा। इन्हू ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे गीहुन और उस बेबी की परवाह थी, लेकिन गीहुन को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। तब उसे भरोसा दिलाने के लिए फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। उसका चेहरा देखकर गीहुन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने एक प्लेयर बनकर उनके साथ गेम खेला था, फिर गीहुन के साथ मिलकर बगावत की और आखिर में उसने मरने का नाटक किया। इससे गीहुन उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, पर फ्रंटमैन ये बोलता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो कोई और उसकी जगह ले लेगा और अगला गेम होकर रहेगा। इसलिए वो पहले ही उन प्लेयर्स को मार के खुद को और उस बच्ची को बचा ले। तब गीहुन चुपचाप वो चाकू लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो गेम हॉल में सोए हुए प्लेयर्स को मारने उनके पास जाता है। ये देखकर फ्रंटमैन बहुत खुश होता है, क्योंकि कई साल पहले जब वो खुद उस गेम में था, तब आखिरी खेल से पहले ओइल नाम ने इन्हू को एक चाकू देकर कहा था कि वो बाकी प्लेयर्स को नींद में मार दे, क्योंकि ओइल नाम उसे पसंद करता था। तब इन्होंने उन लोगों को मार दिया था और वो गेम जीत गया था। इसलिए अब उसे लग रहा था कि गीहुन भी वैसा ही करेगा, क्योंकि सभी इंसान एक जैसे और बुरे होते हैं।
पर गीहुन वो प्लेयर्स को मार नहीं पाता क्योंकि उसमें अब भी इंसानियत बाकी थी। फिर अगले दिन वो आखिरी गेम शुरू होता है जिसका नाम था स्काई स्क्विड गेम। उसमें एक मैदान पे 3 बड़े टावर थे और उस खेल में 3 राउंड थे। हर राउंड में एक टावर पे कम से कम एक प्लेयर को एलिमिनेट करना था, यानी नीचे गिराकर मारना था, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो टावर पे मौजूद सभी लोगों को मार दिया जाएगा। इस तरह से 3 टावर और 3 राउंड थे। फिर उन सभी 9 लोगों को पहले टावर पे भेजा जाता है जहां उन्हें एक बटन दबाकर टाइमर ऑन करना था और 15 मिनट में वो राउंड पूरा करना था। तब वो 6 प्लेयर्स जिन्होंने आपस में ग्रुप बनाया था वो मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि पहले किसे एलिमिनेट करे। वैसे तो हर टावर से एक से ज़्यादा प्लेयर को भी गिराकर मारा जा सकता था, पर वो लोग हर राउंड में सिर्फ एक को ही धकेलने का सोचते हैं ताकि वो 6 लोग जिंदा बच जाए और दूसरे 3 ही मरे। तब बाकी लोग गीहुन या बेबी को मारने की बात करते हैं, लेकिन म्यूंगी उन्हें बोलता है कि पहले उन्हें मिन्सू को एलिमिनेट करना चाहिए क्योंकि वो आसान टारगेट है। इसलिए म्यूंगी खुद उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है जिससे वो राउंड कंप्लीट हो जाता है और उन्हें एक ब्रिज से अगले टावर पे भेजा जाता है। वहाँ अब वो 6 लोग गीहुन से बच्चा मांगते हैं, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं, जिसकी वजह से सब में काफ़ी देर तक बहस होती है क्योंकि वो लोग उन दोनों को एक साथ धकेल नहीं सकते थे। इससे उन्हें अगले राउंड में आपस में ही किसी को मारना पड़ता था। तब म्यूंगी गीहुन से बच्चा छीनने का एक प्लान बनाता है, लेकिन फिर वो अपने ही साथियों को धोखा देकर उनमें से एक को नीचे गिरा देता है और सबको बताता है कि वो उस बच्ची का बाप है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए अब गीहुन का साथ देगा। इसके बाद वहाँ बाकी लोग गीहुन और म्यूंगी पर हमला कर देते हैं। तब अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों 2 प्लेयर को मार देते हैं। अब उस टावर पे म्यूंगी, गीहुन और 2 आदमी बचे थे, जिसमें से एक बूढ़े आदमी को म्यूंगी धक्का मार के नीचे फेंक देता है ताकि इनाम के पैसे और बढ़ जाए, और वो ये सोचता है कि अगले टावर पे एक घायल आदमी को धकेल के वो आसानी से गेम जीत जाएगा। लेकिन वो आदमी खुद ही डर के मारे नीचे कूद जाता है। इसलिए अब वहाँ सिर्फ 3 ही लोग बचते हैं, गीहुन, म्यूंगी और वो बच्ची। फिर तीसरे टावर का रास्ता खुलता है। तब म्यूंगी वहाँ जाकर गीहुन को बोलता है कि वो बच्ची को उसके हवाले करे और खुद पिछले टावर पे रहे ताकि वो मर जाए। इसका ये मतलब था कि आखिरी टावर पे म्यूंगी और उसकी बेटी ही रहेंगे और वो जीतने के लिए उस बच्ची को नीचे फेंक देगा। पर गीहुन उसे बोलता है कि वो बच्चे को ना मारे, बल्कि उसे टावर पे आने दे और नीचे गिरा दे। लेकिन म्यूंगी को उस पर यकीन नहीं होता। तब गीहुन पीछे हट के उसे बच्चा दे देता है, लेकिन फिर वो उस टावर पे जाकर म्यूंगी से लड़ता है क्योंकि उसने जुनही से वो बच्ची को बचाने का वादा किया था। इस लड़ाई में म्यूंगी उस टावर से नीचे गिर जाता है और अब वहाँ सिर्फ गीहुन और बच्ची रह गए थे। लेकिन अभी तक किसी ने भी वो टावर का टाइमर बटन नहीं दबाया था, इसलिए अब तक वहाँ जो भी हुआ उसे खेल का हिस्सा नहीं माना जा रहा था। फिर गीहुन वो बटन दबाकर टाइमर चालू करता है जिससे गेम शुरू होता है, और अब उस टावर से किसी एक का गिरना जरूरी था, नहीं तो दोनों ही एलिमिनेट हो जाते। फ्रंटमैन और सभी वीआईपी ये सोच रहे थे कि गीहुन अपनी जान बचाने के लिए उस बेबी को नीचे फेंक देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और टावर पे से ही सबको बोलता है कि वो लोग रेस के घोड़े नहीं हैं जिन पे दाव लगाया जाए, बल्कि इंसान हैं। फिर वो नीचे कूद जाता है। ये देखकर वीआईपी और फ्रंटमैन को झटका लगता है और उन्हें इंसानियत की मिसाल देखने मिलती है। गीहुन के मरने के बाद अब उस गेम में सिर्फ जुनही की बेटी ही मौजूद थी, मतलब वो विनर बन गई थी और उसने 45.6 बिलियन वॉन यानी 285 करोड़ रुपए जीत लिए थे। दूसरी तरफ नोएल उस कमरे में अकेली बैठी थी और वो काफ़ी उदास थी क्योंकि उसका पति और बेटी मर चुके थे, और इतना सब तमाशा देखने के बाद वो खुद भी मरने की कोशिश करती है। तब उसे सीसीटीवी में आखिरी गेम नजर आता है जहां गीहुन की कुर्बानी और उस बच्ची को देखकर उसे फिर से इंसानियत पे भरोसा होता है और वो जीने का फैसला करती है। इसी दौरान फ्रंटमैन को ये पता चलता है कि 2 जहाज उनके आइलैंड के पास पहुंच गए हैं, जिसमें से एक जहाज जुनहो का था और दूसरा कोस्ट गार्ड का। ये देखकर वो उस आइलैंड को खाली करने का फैसला करता है और वहां बॉम्ब का टाइमर लगाकर सभी को बाहर निकलने बोलता है। फिर वो उस टावर पे जाकर बच्ची को उठाता है। तभी उस गेम हॉल में जुनहो पहुंच जाता है। वो दूर से इन्हों को देख लेता है, पर जुनहो उस पर हमला नहीं करता क्योंकि उसके भाई ने भी कैप्टन पार्क के जरिए उसकी जान बचाई थी। फिर सभी वर्कर्स, फ्रंटमैन, वीआईपी और जुनहो उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं और वो जगह बॉम्ब ब्लास्ट में तबाह हो जाती है, जिससे कोस्ट गार्ड को उन खतरनाक गेम्स का कोई सबूत नहीं मिल पाता। फिर इस घटना को 6 महीने हो जाते हैं और वो प्लेयर ग्योंग सॉक जिसे नोएल ने बचाया था
वो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाता है और अब उसकी बेटी ठीक हो गई थी। तब नोएल उन दोनों से मिलती है, लेकिन ग्योंग सॉक ये नहीं जानता था कि उसने ही उसकी जान बचाई है। फिर नोएल को ये खबर मिलती है कि उसकी बेटी मरी नहीं है और उसे किसी ने चाइना में देखा है, इसीलिए वो वहाँ चली जाती है। उधर वो सॉक 6 महीने से जेल में कैद था। फिर जब वो बाहर आता है तो जुनहो उससे मिलता है और बताता है कि गिहुन का वो बहुत सारा बचा हुआ पैसा जो कि एक होटल में रखा था वो वहाँ से गायब हो चुका है। वो पैसा असल में फ्रंटमैन यानी इन्होंने उठा लिया था ताकि वो उसे गिहुन के परिवार को दे सके। इसके अलावा इन्हों के पास अभी जुनहे की बेटी थी जिसे वो खुद पालना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपने आप को इस लायक नहीं मानता था। इसीलिए वो उस बच्ची को अपने भाई जुनहो के घर पे छोड़ देता है और वहाँ एक डेबिट कार्ड भी रखता है जिसमें गेम के जीते हुए पैसे थे। जुनहो जब उसे चेक करता है तो उसमें 45.6 बिलियन वॉन निकलते हैं। इसके बाद इन्हों अमेरिका जाकर गिहुन की बेटी से मिलता है और उसे बताता है कि उसके पिता मर गए। फिर इन्हों उसे एक बॉक्स देता है जिसमें गिहुन के गेम वाले कपड़े और एक डेबिट कार्ड था जिसमें गिहुन के बचे हुए पैसे जमा थे। इसके बाद जब इन्हों वहाँ से निकलता है तो रास्ते में उसे एक अमेरिकन औरत एक आदमी के साथ वही खेल खेलते हुए दिखती है जो उनका रिक्रूटर लोगों को गेम में भर्ती करने के लिए खेलता था। इसे देखकर इन्हों बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वो गेम्स सिर्फ वही लोग अपने देश में खिलवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो खतरनाक खेल अमेरिका या दूसरे देशों में भी चल रहे थे। तो दोस्तों ये था स्क्विड गेम 3 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.